हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट ऑफ सेल्स और उसमें से आज का जो टॉपिक है, जो पार्ट्स है, वह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर उसे दूसरा बोलेंगे तो सेल मेम्ब्रेन भी हम बोल सकते हैं। यानी कि सेल के मेन पार्ट की बात करें तो हमने आगे एक सेल ड्रॉ करके उसके पार्ट्स दिखाए थे। मान लो कि ये एक सेल है, तो सेल के अंदर जो बीच में सेंटर में जो प्लेस होता है उसे क्या बोला गया था? तो न्यूक्लियस बोला गया था। ठीक है। उसके साथ साथ जो उसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस जो होता है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे साइटोप्लाज्म बोला जाएगा। ठीक है। और उसकी जो आउटर कवरिंग पार्ट है उसे क्या बोला गया था? तो सेल मेम्ब्रेन। क्या बोला था उसे? सेल मेम्ब्रेन बोला था। ठीक है। अब तो इसी के साथ साथ और भी उनके अंदर पार्ट्स देखने को मिलते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, और उस तरह के जो पार्ट्स है उसे बोला जाता है सेल ऑर्गेनिल्स, जो डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनिल होते हैं, और हर एक सेल ऑर्गेनिल्स का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। वह भी हम बाद में देखने वाले ही हैं। जैसे कि बात हो गई, जैसे कि गोल्गी एपार्टस, लाइसोसोम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल, तो ये जो सारे हैं वह क्या है? सेल ऑर्गेनिल्स है, और वह हमें बाद में पढ़ने के ही है। बट अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट सेल का। कौन सा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बोला जाता है, वह कैसा होता है, और उसके सेल के अंदर फंक्शन कौन से होंगे, तो वही हमें इस टॉपिक में बात करनी है। तो फर्स्ट देखते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह एक टाइप का क्या है? सेल को कवर प्रोवाइड करता है, एक टाइप का। वो उससे क्या करता है? दूसरे सेल से क्या कर रहा है? डिफरेंट बना रहा है। ठीक है। डिफरेंट करता है। तो इसकी वजह से ये एक पार्ट क्या हो जाएगा? आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट हो जाएगा। किसका? सेल का। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, तो वह क्या बन जाएगा? सेल मेम्ब्रेन, या फिर दूसरा बोलना हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। अब ये जो मेम्ब्रेन होती है वह मेम्ब्रेन कैसी होती है? तो एक तो वह लिविंग होती है। अब लिविंग क्यों बोला गया है? क्योंकि इस मेम्ब्रेन के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन, यानी कि कुछ फंक्शन परफॉर्म होते हैं। इसकी वजह से वह एक क्या बोला गया है? जिंदा। ठीक है, लिविंग बोला गया है। इसी के साथ साथ वह कैसा होता है? थिन एंड फ्लेक्सिबल होता है। थिन यानी पतला, और फ्लेक्सिबल यानी कि अब उसकी कंपेयर वह साइज को इंक्रीज कर सकता है, यानी कि सब सेल इंक्रीज होगा तो उसकी साइज क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है। तो इसकी वजह से वह किस टाइप का है? एक फ्लेक्सिबल होता है। जैसे कि हम बलून की बात करें तो बलून के अंदर पानी भरे, तो जैसे जैसे पानी भरते जाए वैसे वैसे बलून क्या होता है? इंक्रीज होता है, उसकी जो साइज होती है वह। ठीक है। तो जो बलून की जो आउटर लेयर, जो बलून है, तो उसकी लेयर की बात करें तो वह कैसी होती है? पतली होती है। इसी के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी होती है। ठीक है। उसे तो आप एक बलून के लेयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन को भी सपोज कर सकते हो। ठीक है। तो वह कैसा होगा? लिविंग, थिन एंड फ्लेक्सिबल होता है। अब दूसरा कि अब ये किसका बना हुआ होता है सेल मेम्ब्रेन? तो सेल मेम्ब्रेन जो है वह मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अब ये कुछ मटेरियल्स है, जो कौन से नाम है? लिपिड्स एंड प्रोटीन, जो क्या है? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी कि जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उसके अंदर कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो उस तरह की क्या बोला है? उसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। और उसमें से कौन से मॉलिक्यूल्स का ये बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का बना होता है। ओके।
अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल्स फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो इसके अंदर के जो पार्ट्स है, या फिर साइटोप्लाज्म हो गया या फिर सेल ऑर्गेनेल्स हो गए, वह दूसरे सेल से या फिर उसके आउटर पार्ट से, और आउटर पार्ट को दूसरा बोलना हो तो क्या बोल सकते हैं हम, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं। तो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या होता है, अंदर का पार्ट, अंदर का पोर्शन सेपरेट रहता है। वह किसके थ्रू, तो वह हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, तो द सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, अब इसी के साथ साथ ये सेल एक क्या है, लिविंग थिंग्स है। ओके, तो लिविंग क्यों बोला गया है, क्योंकि उसके अंदर कुछ डिफरेंट एक्टिविटी या फिर फंक्शन परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो वह जो एक्टिविटीज या फिर फंक्शन परफॉर्म होते हैं, तो उसके लिए कुछ मटेरियल सेल्स को क्या होगा, जरूरत होगी, नीडेड होगी। ठीक है, तो इसकी वजह से अब जो मटेरियल या फिर जो सब्सटेंस उसको जरूरत है, वह क्या करेगा, सेल अपने अंदर लेगा, और जो कुछ मटेरियल जो वह उसकी एक्टिविटी के थ्रू बनते हैं, जो क्या है हार्मफुल है, उसे क्या करेगा, वह अपने अंदर से बाहर भी निकालता है। ठीक है, तो इस तरह के जो मटेरियल अंदर और बाहर निकलते हैं, वह भी किसके थ्रू निकलेंगे, तो ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही वह अंदर बाहर होते हैं। और वह भी कुछ मटेरियल ही, हर एक मटेरियल को वह परमिशन देगा नहीं। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इट अलाउज और permits the entry and exit of some material in and out of the cell। ओके, तो कुछ मटेरियल को वह परमिट करता है या फिर एलो करता है, कहां पर, अंदर आने के लिए या फिर बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज करने के लिए। और इस तरह की जो परमिशन वह देता है, इसकी वजह से इसे दूसरे नाम से भी बोला जाता है, और वह किस नाम से बोला जाएगा, उसे सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के भी बोला जाता है। और ऐसा बोलने का रीजन क्या है, तो वह कुछ मटेरियल को ही परमिट करता है अंदर आने के लिए या फिर बाहर जाने के लिए। ठीक है, इनकी वजह से उसे क्या बोला गया है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, अब इसी के साथ साथ वह कौन से मटेरियल को अंदर बाहर करने देता है या फिर गेन करता है या फिर रिलीज करेगा, तो उसमें से कुछ गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो उसे वह अपने अंदर या फिर मूवमेंट करने के लिए सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही वो क्या होते हैं, मूव होते हैं। और इसी की वजह से अब ये जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को क्या बोला गया है, तो उसे बोला जाएगा डिफ्यूजन। तो वह डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो गैसेस है, उस तरह के वह सेल्स के अंदर मूवमेंट करते हैं। ओके, और वह भी किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू करते हैं। ओके, अब ये यानी कि आप आगे पढ़ चुके हैं कि जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, तो वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू हमारी बॉडी में सेल्स में क्या बनता है, एनर्जी बनती है। ठीक है, तो उस एनर्जी बनने के लिए सेल्स को क्या चाहिए, तो ग्लूकोज का पार्टिकल एंड ऑक्सीजन का पार्टिकल, यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब इसी के साथ ऑक्सीजन और ग्लूकोज की जरूरत हुई, तो वह सेल्स क्या करेंगे, उस ऐसे मटेरियल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोला गया है, डिफ्यूजन बोला गया है। क्या बोला गया है, डिफ्यूजन। ओके, और इसी के साथ साथ जब एनर्जी बनती है, तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे सेल्स के थ्रू बनता है, तो वह एक हार्मफुल मटेरियल हो गया जो सेल रखेगा नहीं अपने अंदर। ठीक है, तो इसकी वजह से उसे क्या करना पड़ेगा, उसे बाहर भी निकालना पड़ेगा। तो वह बाहर जो निकलता है वह भी कौन सी प्रोसेस से, नो डाउट सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही वह पास होगा अंदर से ही, बट कौन सी प्रोसेस से, डिफ्यूजन वाली प्रोसेस से। ठीक है, तो अब ये डिफ्यूजन की डिफाइन करनी हो तो क्या हो सकती है, तो डिफ्यूजन का मतलब होगा द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, यानी कि अपने आप। ठीक है, उसके लिए कोई जरूरत होती नहीं है,
वो अपने आप ही क्या होगा, मूवमेंट होगा। तो उसकी वजह से द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रेजिन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रेजिन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब ये हाई कॉन्सेंट्रेशन और लो कॉन्सेंट्रेशन की मात्रा क्या होगी कि कुछ, जैसे कि हम एक, चलो एक सेल सपोज कर लेते हैं, अब उसके अंदर जो एनर्जी बनती है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म होते हैं, तो उसमें से एक सपोज कर लेते हैं कि जो एनर्जी उसके थ्रू बनती है सेल्स के थ्रू, वो एनर्जी के वक्त अब क्या होगा, वो तो उसको वह एक यूजफुल हो जाएगा, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह क्या हो जाएगा, अनयूजफुल हो जाएगा। तो वह अब उसके अंदर क्या होने लगेगा, धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। सेल्स के अंदर CO2 का जो अमाउंट होगा, जो मात्रा होगा, वह क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो अब उसके सराउंडिंग जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा, वहां पर CO2 की बात करें तो वह क्या होगा, कम होगा कि इन सेल के कंपेयर। ठीक है, तो जहां पर ऐसे मटेरियल या फिर ऐसे सब्सटेंस की मात्रा बढ़ जाती है, उसकी अमाउंट बढ़ जाती है, तो उसे क्या बोला जाता है, उस रेजिन को हाई कॉन्सेंट्रेशन बोला जाता है। ठीक है, और इसके कंपेयर उसके सराउंडिंग या फिर दूसरा जो रीजन होता है जहां पर कम CO2 या फिर दूसरे मटेरियल पाए जाए, तो ऐसे रीजन को क्या बोला गया है, यहां पर लो कॉन्सेंट्रेशन बोला गया है। ठीक है, तो इसके थ्रू अब ये जो मूवमेंट होती है ऐसे सब्सटेंस की हाई कॉन्सेंट्रेशन से लेकर लो कॉन्सेंट्रेशन पर, तो उस तरह की प्रोसेस या मूवमेंट को क्या बोला गया है, यहां पर डिफ्यूजन बोला गया है। ठीक है, तो इसी के थ्रू CO2 क्या होता है, सेल्स से बाहर निकलता है, यानी कि सेल्स के अंदर जब CO2 की हाई कॉन्सेंट्रेशन वाली अमाउंट बनती है, तब वह क्या करेगा, अब सेल्स के अंदर से बाहर निकालेगा CO2 को। और इसी के साथ साथ जब ऑक्सीजन की उसको रिक्वायरमेंट होगी, तो उसका मतलब अंदर का जो रीजन का जो ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, वह कैसा बन जाएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। और जो उसके एनवायरमेंट यानी कि एक्सटर्नल एनवायरमेंट में जो ऑक्सीजन होगा, वह उसके कंपेयर क्या बन जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला बन जाएगा। तो इसकी वजह से वो फिर सेल में क्या होता है, ऑक्सीजन की मूवमेंट होती है। ओके, और इसी के थ्रू यानी कि ये प्रोसेस हुई, वह कौन सी होगी, डिफ्यूजन वाली प्रोसेस होती है। तो डिफ्यूजन की डिफाइन क्या होगी, तो द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ अ रेजिन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू रेजिन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, तो इसी यानी कि डिफ्यूजन के थ्रू ही ये सेल्स के अंदर मटेरियल की क्या होती है, या फिर सब्सटेंस की मूवमेंट पाई जाती है। अब इसी के साथ साथ जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट होता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोला गया है, तो वह डिफ्यूजन वाली प्रोसेस को सेपरेटली वाटर मॉलिक्यूल के लिए क्या नाम दिया गया है, ऑस्मोसिस बोला जाता है। यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो मूवमेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, ऑस्मोसिस बोला जाएगा। यानी कि ये भी एक टाइप का डिफ्यूजन ही है। ठीक है, बट ये ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो उस तरह के डिफ्यूजन वाली प्रोसेस को क्या बोला गया है, ऑस्मोसिस बोला जाता है। तो ऑस्मोसिस की डिफाइन क्या होगी, द movement of water from a resin of higher concentration to resin of lower concentration through semi-permeable membrane is called osmosis। अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी और कुछ नहीं बट कौन सा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है। ठीक है, तो द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रेजिन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो उस टाइप के प्रोसेस या फिर डिफ्यूजन को क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस बोला जाता है। तो ऑस्मोसिस यानी कि शॉर्ट में जो वाटर की मूवमेंट होती है, उस डिफ्यूजन वाली प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोला गया है। ओके, तो कभी कभार क्या होगा, सेल के अंदर मान लो कि पानी की मात्रा कम हो गई, तो उसके सराउंडिंग ज्यादा होगी, तो पानी क्या होगा, अंदर बाहर से अंदर जाएगा, यानी कि आउटर या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से
सेल्स के अंदर जाएगा, ठीक है। और मान लो कि कभी कभार अंदर कम हो बढ़ गई तो वो क्या होगा, बाहर भी वह रिलीज करता है, ठीक है। तो ये एक पानी की यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स सेल्स के अंदर कैसे मूवमेंट होता है, तो वह प्रोसेस होगी ऑस्मोसिस, ओके। तो इसी तरह जो प्लांट सेल होते हैं तो वह ऑस्मोसिस के थ्रू पानी वाटर मॉलिक्यूल मूवमेंट करते हैं। इसी के साथ साथ यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, वह भी अपने अंदर जो पानी लेते हैं वह भी किसके थ्रू, तो वह भी ऑस्मोसिस के थ्रू ही वह गेन करते हैं। और इसी के साथ साथ प्लांट्स जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं रूट से, वह भी कौन सी प्रोसेस से, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही वह एब्जॉर्ब करते हैं। यानी कि उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पानी की मात्रा होगी, क्योंकि रूट के थ्रू क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब होता है, ओके। तो जब भी वह रूट्स के जो सेल्स होंगे, मान लो कि ये रूट्स है, ठीक है। अब ये रूट्स के जो सेल्स होते हैं, यानी कि ये भी सेल्स का बना हुआ है, तो उसके सेल्स में जब पानी की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है, तो अब उसके अंदर कैसा कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन, और उसके सराउंडिंग पानी होगा तो वह क्या बन जाएगा, एक हाई कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि ज्यादा अमाउंट वाला पानी का रेजिन, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का रेजिन, ठीक है। और इसी के साथ साथ सेल्स के अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन वाला एक रेजिन बन जाएगा, ओके। तो इसी की वजह से फिर उस टाइम क्या होता है, पानी उन रूट्स में एब्जॉर्ब होने का स्टार्ट हो जाता है, और उससे क्या बोला गया है, उस पानी के मॉलिक्यूल की मूवमेंट को ऑस्मोसिस बोला गया है, ओके। फिर बाद में जो कुछ सेल्स होते हैं जो न्यूट्रिशन क्या करते हैं, उनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ऑब्टेन करते हैं या फिर एब्जॉर्ब करते हैं, तो फिर वो भी कौन सी प्रोसेस से करते हैं, तो डिफ्यूजन वाली प्रोसेस से ही करते हैं। और वह भी किसके थ्रू, या फिर किसके थ्रू वो करेंगे, तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही वो प्रोसेस होती है सेल्स में, ओके। अब ऐसा आप एग्जाम्पल ले तो कौन सा आ सकता है, तो जो अमीबा आपने आगे के स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि जो अमीबा होता है वह फूड क्या जो टेक करता है अपने बॉडी में जो लेता है। अब हम अमीबा क्या है, एक तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो अमीबा जो है वह अपने अंदर फूड जो टेक करता है वह कौन से पार्ट से करेगा, तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही करता है, ठीक है। मान लो कि ये अमीबा यानी कि उसका शेप डिफाइनाइट होता नहीं है, और जब भी कोई उसके सराउंडिंग मान लो कि कोई फूड आता है तो वह अपने सेल मेम्ब्रेन में से कुछ पार्ट्स फॉर्म करता है, ठीक है। और उस पार्ट को क्या बोला जाता है, स्यूडोपोडिया बोला जाता है, या फिर फॉल्स लेग बोला जाएगा, ठीक है। और उनके थ्रू फिर क्या करता है, वह फूड वाला जो पार्ट है उसे अपने बॉडी के अंदर ले लेता है, तो वह क्या करेगा, टेकअप करता है, ठीक है। वह भी किसके थ्रू, ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वो क्या करता है, अपने बॉडी में से पार्ट रिलीज कर रहा है, और उस पार्ट को क्या बोला जाता है, स्यूडोपोडिया बोला जाता है। और ये जो टेकअप करता है फूड अपनी बॉडी में, तो उसे फिर क्या बोला गया है, एंडोकाइटोसिस, ठीक है। तो अब एंडोकाइटोसिस का मतलब क्या होगा, कि ऐसे सेल्स या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हो, फूड या फिर अदर मटेरियल को अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अपने अंदर लेते हैं, किसके थ्रू, एक सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एंडोकाइटोसिस बोला गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफाइन कि द सेल इंगल्फ क्या बोला है, द सेल engulf in food and other material from its external environment, यानी कि engulf करना यानी कि उसके अंदर लेना, ठीक है। तो कौन से मटेरियल वह लेंगे, तो फूड भी हो सकता है और दूसरे मटेरियल भी वह हो सकते हैं जो उसको यूज करने हैं, ठीक है, कुछ एक्टिविटी के लिए। तो वो कहाँ से लेगा, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, और विद द हेल्प ऑफ
सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि फ्लेक्सिबल होने की वजह से वह क्या करेगा, उस तरह के वो लेग्स निकालता है, फॉल्स लेग, उसे दूसरा बोलेंगे स्यूडोपोडिया। तो द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एंडोकाइटोसिस। ठीक है, तो ये एंडोकाइटोसिस के थ्रू ही अमीबा जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वह अपने अंदर फूड को लेता है। ठीक है, तो ये बात हो गई सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, वो किसका बना हुआ है। ठीक है, तो किसका बना हुआ है, लिपिड एंड प्रोटीन का। तो वह कैसा है, एक लिविंग है, थिन है और फ्लेक्सिबल है। ओके, और वह एक आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट है सेल का, जिसके थ्रू क्या होता है, इनर मटेरियल या फिर जो इनर कंटेंट्स है वह एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट रहते हैं। इसी के साथ साथ वह अपने अंदर कुछ मटेरियल को परमिट करता है अंदर और बाहर जाने के लिए, और इसी की वजह से उसे बोला जाता है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, और उसमें कौन से मटेरियल हो जाएंगे या फिर सब्सटेंस हो जाएंगे, तो कुछ गैसेस है, फिर वाटर मॉलिक्यूल्स है, और डिफरेंट जैसे फूड का पार्टिकल भी हो सकता है। ओके, तो जो गैसी यानी कि इस तरह के जो सब्सटेंस अंदर बाहर होते हैं, यानी कि वह परमिट होते हैं अंदर जाने के लिए या फिर बाहर आने के लिए, तो वह प्रोसेस को क्या बोला गया है, डिफ्यूजन बोला जाता है। ठीक है, और उसी डिफ्यूजन के थ्रू इस तरह के मटेरियल क्या होते हैं, मूवमेंट होते हैं सेल्स के थ्रू। ठीक है, और जो पानी का मॉलिक्यूल्स जो मूवमेंट होता है उस प्रोसेस या फिर उस डिफ्यूजन को क्या बोला गया है, ऑस्मोसिस बोला गया है। ठीक है, और इस तरह जो यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर प्लांट सेल जो है वह अपने अंदर जो पानी लेते हैं वह कौन सी प्रोसेस से लेंगे, ऑस्मोसिस प्रोसेस से। ठीक है, और जो प्लांट रूट्स जो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर वह भी एक ऑस्मोसिस थ्रू की एब्जॉर्ब करते हैं। और एंडोकाइटोसिस क्या है, तो कुछ सेल या ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, अपने अंदर फूड लेते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में से विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो सेल्स, कुछ सेल्स क्या है, अपने अंदर फूड या मटेरियल को, अदर मटेरियल को अपने अंदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेते हैं, किसके थ्रू, तो फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन के थ्रू। कौन सी, सेल मेम्ब्रेन। तो उस तरह की प्रोसेस को क्या बोला गया है, एंडोकाइटोसिस, और उसमें एक एग्जाम्पल क्या आएगा, अमीबा। ठीक है, थैंक यू।